हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, इसकी परिभाषाएं जो है हम लोगों ने लिख ली थी, डेफिनेशन। आयनन ऊर्जा, तो ये क्या होता था कि सबसे बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है किसी भी गैसीय परमाणु में, वो आयनन ऊर्जा होती है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ फ्रॉम आउटम ऑफ सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती, तो एनर्जी देनी पड़ती, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, ऊष्मा शोषी। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड, है ना। जनरल ट्रेंड, सामान्य व्यवहार, जनरल ट्रेंड, सामान्य व्यवहार। दो तरीके से ट्रेंड देखते हैं हम लोग। एक तो देखते हैं लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, और दूसरा देखते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम इस तरीके से नीचे की तरफ। ये होता है हमारा इन अ पीरियड आवर्त में, ठीक है। और ये होता है हमारा इन अ ग्रुप वर्ग में। सारे जितने भी ट्रेंड देखेंगे हम लोग इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आप ध्यान से रखना, है ना, माइंड में संभल के रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के साथ में, उतना जितना तेजी से बंधा होगा वापस में, उतना ही हमें एनर्जी देना पड़ेगा उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसका मतलब जितनी ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होती जाएगी, अगर रेडियस बहुत लंबी है तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है इसका मतलब मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी है। तो रेडियस ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम, है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा जो है परमाणु त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमणानुपाती है। या फिर हम लोग बात करें तो जेड इफेक्टिव के प्रभावी नाभिक के आवेश के समानुपाती। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप जनरल ट्रेंड बता सकते हो, सामान्य व्यवहार दिखा सकते हो। अपवाद की बात बाद में करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक ही आवर्त में इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी, ये हमें देखनी है। अगर इन अ पीरियड एक ही आवर्त में हम लोग बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एटॉमिक रेडियस देख चुके हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं एक पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीज कम होगी तो ये चीज बढ़ेगी, सिंपल सी बात है ना। क्लियर? तो ये जनरल ट्रेंड है। अभी हम लोग इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक ही वर्ग में इन अ ग्रुप, अगर इन अ ग्रुप बात करें तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज कम होती है, बताओ। एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बट यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर डोमिनेट करता है शील्डिंग इफेक्ट। डोमिनेट कौन करता है? शील्डिंग इफेक्ट, जो बहुत तेजी से बढ़ता है, हाईली इंक्रीजेस, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है इसका मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मुझे जो एनर्जी है वो कम देनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज ये है कि एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो मुझे यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी
कम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि आयरन ऊर्जा कम हो जाती है। ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं एक ही वर्ग में, तो आयरन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखो, ये तो हम लोगों ने सामान्य बात करी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं देखूं, एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मैंने पहला ग्रुप ले लिया आपके पास से, सेकंड ले लिया, बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप, यहां तक लिख देते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहां पे होगी, इस पूरे वर्ग में, इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कहां पे होगी? तो सिंपल सा है कि आप निकाल सकते हो, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहां पे होगी भाई? यहां पे होगी, नीचे नीचे। कहां पे होगी? कहां पे? बेरियम। ठीक है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहां होगी? बेरियम। क्लियर? अब देखो, सॉरी, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है ना? गलत लिख दिया ना मैंने, तभी मैं सोचूं मैंने कर क्या रहे हैं। चलो, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, दिमाग में मेरा वही घूम रही थी, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर कम होगी, सबसे ज्यादा कहां पे होगी? यहां पर, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे कम कहां मिलेगी आपको? बेरियम पर। मतलब यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी जो है बहुत कम देनी पड़ेगी। किसमें? बेरियम के केस। क्लियर? चलो, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं सेकेंड पीरियड की। देखो सेकेंड पीरियड में क्या, जो सेकेंड पीरियड है, जो सेकेंड आवर्त है, द्वितीय आवर्त लिख लेना हिंदी में, द्वितीय आवर्त। तो इसमें देखो कौन कौन से तत्व आते हैं, एलिमेंट आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और नियोन भी ले लो। तो हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है बढ़नी चाहिए, मतलब इस तरीके से बढ़नी चाहिए, 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 इस तरीके से। लेकिन क्या यही सीक्वेंस होती है क्या? तो बात आएगी कि रॉन्ग, ये नहीं होगी। यहां पे एक्सेप्शंस आएंगे, यहां पर एक्सेप्शन आएंगे। कहां कहां आएंगे वो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सेप्शन कहां कहां आएंगे? तो लिथियम के बाद में बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो इसका हम लोग लिखते हैं बच्चों 1s2 2s1। इसका लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है। इसका लिखेंगे 2s2 3p1, ठीक है, नहीं 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1। इसका कार्बन का हम लोग क्या लिखेंगे? 2s2 2p2। इसका लिखेंगे नाइट्रोजन का 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखेंगे बच्चों 2s2 2p4। इसका लिखेंगे 2s2 2p5 और इसका लिखेंगे 2s2 2p6। अब ध्यान से देखना ट्रेंड कहां पे चेंज होता है, ट्रेंड कहां जाके चेंज होगा। देखो यहां से यहां तक तो हम लोग जनरल ट्रेंड में जाएंगे, मतलब इधर की तरफ बढ़ रहा है ना। लेकिन जैसे आप यहां पे आओगे बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम जो है इसका जो ये शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, क्लियर। और जो बोरॉन है इसके जो सबसे लास्ट का जो सबसेल है वहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है पी में, इस तरीके से। मैंने आपको बोला था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर हाफ फील्ड सबसेल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स से। तो जस्ट अगर हम लोग इसमें इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहां पर सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों? सीक्वेंस चेंज हो जाएगी
ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास में, है ना, यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो इसको तोड़ने के लिए, ये स्टेबल है एक तरीके से, ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि स्टेबल है ना, स्थायी है, वो चाहता ही नहीं यहां पे इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन जाए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू दिस। यहां पे आसानी से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपका जो डंडल ट्रेंड है वो इस तरीके से डिफेक्ट हो जाएगा। लिथियम के बाद में यहां पे आ जाएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में चेंजेस इस जगह पे आएंगे, दूसरा फिर आप पहुंचोगे यहां पर कार्बन के पास, ठीक है, फिर आप पहुंचोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास में। तो जैसे ही यहां पहुंचोगे आप, तो देखो फिर से जो नाइट्रोजन है उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, देखो, और जो ऑक्सीजन है उसके पास में इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। जो P है यहां पर 2p, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा। मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की होती है, उसके बाद में हाफ फील्ड ऑर्बिटल, क्लियर। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है यहां पर, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है ना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहां पर ये है और ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। तो अगर इन दोनों में मुझे आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से निकल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसके निकलने से ये स्टेबल होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाता है तो इस वाले के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, है ना। तो ये चाहेगा कि ये आसानी से निकल जाए, और आसानी से निकलने के लिए आसान, थोड़ी सी एनर्जी दे दो मैं निकाल दूंगा। ये क्या बोल रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी दे दो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ना, बिल्कुल नो नो, नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में और ये हाफ फील्ड है, ये रिपल कर रहा है, नहीं जान दूंगा, नहीं जान दूंगा, नहीं जान दूंगा। ये बोलेगा आसानी से निकल जान दो यार, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहां पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जबकि ट्रेंड क्या कह रहा है कि इधर से इधर जाने पे एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन नहीं, ये तो आसानी से निकालने के तैयार है, लेकिन ये नहीं निकालने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और स्टेबल है, क्योंकि इसमें जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे यहां पर, क्लियर। फिर स्टेबिलिटी खतरे में है ना। अगर इसने एक बार देना शुरू कर दिया तो हर कोई आके अगली बार फिर आके बजाएगा, फिर आके बजाएगा, बेचारा अगर ढोल बज जाएगा तो क्या होगा, यहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन आ गया और फिर क्या आ जाएगा, नियोन। नियोन में तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर तो जो P है भाई साहब, ये तो पूरा स्टेबल है, यहां पर तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है अंदर, क्लियर। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस रहेगी फॉर सेकेंड पीरियड, सेकेंड आवर्त के लिए, द्वितीय आवर्त के लिए जो सीक्वेंस रहेगी किसकी, प्रथम आयनन ऊर्जा की, है ना। ये क्या है, IE1 का मतलब प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो सीक्वेंस रहेगी वो यही रहेगी बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो 2 जगह पर अपवाद आए, एक तो यहां पर और एक यहां पर। इसी तरीके से यही अपवाद इसके नीचे वाले जो थर्ड आवर्त है उसमें आता है। ये तो सेकंड पीरियड की हम लोगों ने बात करी, इसी में जो थर्ड आवर्त आएगा, तीसरा आवर्त, थर्ड पीरियड, तृतीय आवर्त, वहां पर भी यही सीक्वेंस रहने वाली है जो सेकंड में है। कैसे, इसी के नीचे वाले एलिमेंट आएंगे यहां पे। जैसे लिथियम के नीचे कौन आएगा, सोडियम। बोरॉन के नीचे कौन आएगा, एल्यूमिनियम। बेरिलियम के नीचे कौन आएगा, मैग्नीशियम। कार्बन के नीचे कौन आता है, CuG मतलब सिलिकॉन। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और नियोन के नीचे आर्गन। तो यही सीक्वेंस रहने वाली है थर्ड आवर्त में भी, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। किसके लिए रहने वाली है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, क्लियर। तो जैसे अगर मैं जो लिखना हो यहां पे, लिथियम की जगह क्या लिखूंगा, सोडियम, है ना। बोरॉन की जगह क्या लिखूंगा, एल्यूमिनियम। बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम। कार्बन की जगह सिलिकॉन। ऑक्सीजन की जगह सल्फर।
नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, नियोन की जगह आर्गन, जस्ट इन्हीं के नीचे वाले एलिमेंट। तो यहां पर भी एक्सेप्शन देखा गया है ना, ये एक्सेप्शन ही चल रहा है यहां पे। फॉस्फोरस पहले आना चाहिए था सल्फर से, आता ही है, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 16 है, ये तो 15 है, ये पहले इधर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन जो ऊपर देखा गया है वो एक्सेप्शन नीचे देखा जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन ये देखा गया है आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए। किसके लिए देखा गया है? आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल यही उठा के देख लेता हूं, है ना, कि आपसे बोला जाए कि बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनन ऊर्जा फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर कैसे करोगे? तो देखो, ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p4 और इसमें 2s2 2p3, है ना, या फिर उल्टा कर दे इसको, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अभी जस्ट मैंने बताया, कौन कहेगा कि आसानी से इलेक्ट्रॉन ले जाओ? ऑक्सीजन। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, वो किसकी ज्यादा होगी बताओ? यहां तो आसानी से दे देगा, कम देनी पड़ेगी, ज्यादा यहां देनी पड़ेगी, स्टेबल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर? लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? आफ्टर आयनाइजेशन एनर्जी 1 दोनों में यहां पर इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे 2p2 और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए फिर? 2p3। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में यहां पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहां पर आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कोश में कक्षक जो है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन स्टेबल हुआ? अब ये बोलेगा हा 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 हा, मजा आ गया, ये कहेगा साला मेरा काम बिगाड़ रहा था, ले तेरे साथ भी ये कांड हो गया, है ना। ये बोलेगा अब मेरा ले लो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो आसानी से। ये क्या बोलेगा? ना 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 ना, बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुआ था। तो इसमें एनर्जी जो है ज्यादा देनी पड़ेगी और इसमें एनर्जी अब मुझे कम देनी पड़ेगी, ये तो पहले से अनस्टेबल है। बोलेगा ले जाओ एक और इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना। मतलब ये क्या बोलेगा? अब इसने मजे लिए थे ना पहले, अब इसके मजे लेंगे। इसके पास स्टेबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन देते इसके पास स्टेबिलिटी आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब ये क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया, अर्धपूरित कक्षक बोला था जिसको हम लोगों ने, हाफ फील्ड हो गया, अर्धपूरित। तो ये बोलेगा अब कैसे दूं, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, दे तो दूंगा लेकिन पैसा बहुत लगेगा, है ना। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी इसके रेस्पेक्ट में। तो आपसे पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो किसके लिए ज्यादा होगी? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब की बार हाफ फील्ड हो गया, ये पार्शियली फील्ड, ये आंशिक पूरित है और ये अर्धपूरित हो गया। क्लियर? अब ये केस सब में चलेगा, यही क्वेश्चन जो है सब में चलता रहेगा आपके। जैसे मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए लिया, वही क्वेश्चन आप सल्फर फॉस्फोरस के लिए ले सकते हो, वही क्वेश्चन आप किसके लिए ले सकते हो? बोरॉन बेरिलियम के लिए, और वही क्वेश्चन आप एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के लिए ले सकते हो। क्या कि पहली आयनन ऊर्जा इसके लिए ज्यादा है लेकिन सेकंड के लिए इसके लिए कम है ना। क्वेश्चन ये बनेगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हम लोगों ने क्या देखा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्वेश्चन ये आता है आपके पास में, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। क्वेश्चन समझ में आया? पहली आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा कम है। क्यों? रीजन क्या है? अर्धपूरित कक्षक की वजह से स्थायित्व यहां पर ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, और जब एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो स्थायित्व कहां पर ज्यादा होगा? ऑक्सीजन में। यही केस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, और अभी खत्म नहीं हुआ आयनन ऊर्जा। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, टाइम हो चुका है, सर आ चुके हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।